हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 9 के बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है सेल कोशिका के बारे में समझ रहे हैं हम लोग। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे विसरण और परासरण के कॉन्सेप्ट के बारे में। विसरण क्या है, परासरण क्या है, उसके कुछ उदाहरण को, फिर उसमें क्या अंतर होता है उसको समझे थे। और अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो देखिए, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं परासरी विलयन के बारे में। तो परासरी विलयन जो होता है ये 3 प्रकार का होता है: अल्प परासरी विलयन, सम परासरी विलयन और अति परासरी विलयन। तो हम लोग जानेंगे कि ये तीनों होता क्या है, और फिर उसके बाद जानेंगे कि जब ऐसे विलयन में किसी कोशिका को रखा जाता है तो उस कोशिका पर क्या इफेक्ट पड़ता है। और इसके बाद हम आपको समझाएंगे कि हमारे दैनिक जीवन में विसरण का और परासरण का क्या इंपॉर्टेंस है, इसको भी आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अल्प परासरी, सब परासरी विलयन 3 प्रकार का है। तो इसमें अल्प परासरी विलयन जो है इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, अल्प परासरी विलयन हम वैसे विलयन को कहेंगे जिसकी सांद्रता, मतलब हम कह सकते हैं वैसा विलयन जिसकी सांद्रता जो होती है, जिसकी सांद्रता कोशिका का जो विलयन होता है, दैट मीन्स जो कोशिका रस होता है, कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका के विलयन की सांद्रता से कम हो, विलयन की सांद्रता से क्या हो, कम हो, उसको हम बोलते हैं अल्प परासरी विलयन। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम समझाने के लिए आपको बता दें, जैसे मान लीजिए कि ये कोई कोशिका है, कोई एनिमल सेल है, और आपको पता है कि सेल के अंदर जो होता है, इसके अंदर की ओर पाया जाता है इसका न्यूक्लियस। तो ये सेल है और सेल के अंदर मान लीजिए कि ये सेल का न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। और ये न्यूक्लियस है और ये बाहर जो सेल मेम्ब्रेन लगा है, कोशिका झिल्ली, इसके बीच में बहुत सारा पदार्थ फैला हुआ रहता है, कोशिका द्रव्य जिसको हम बोलते हैं। और मान लीजिए कि यहाँ पे कोई दूसरा सॉल्यूशन है, यहाँ पे कोई दूसरा विलयन है, और इस विलयन को हमें करना क्या है कि इस विलयन को इसी विलयन में हमें क्या करना है कि इस वाले कोशिका को रख देना है। यानी ये जो बाहर जो विलयन आपको दिख रहा है, दूसरा विलयन, इसी विलयन में आपको इस कोशिका को रखना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब इस कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाया गया है, यानी कोशिका का जो विलयन है, जब इसके विलयन के अपेक्षा ये वाला जो विलयन है, इस विलयन का सांद्रता कम हो, तो हम बोले हैं ना कि वैसा विलयन जिसकी सांद्रता, यानी इस विलयन की, मान लीजिए कि ये कोई विलयन है और इस विलयन की जो सांद्रता है, ये कोशिका का जो विलयन है, कोशिका के विलयन की सांद्रता से अगर कम हो, तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, अल्प परासरी विलयन कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि हम कहेंगे वैसा विलयन, पहले तीनों का मतलब समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। वैसा विलयन जिसकी सांद्रता जो होती है, वैसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका के विलयन की सांद्रता से, कोशिका के विलयन की सांद्रता के बराबर हो, सांद्रता के बराबर हो, उसको हम कहते हैं सम परासरी। सम का मतलब है होता बराबर। तो देखिए, वैसा जैसे मान लीजिए कि इस वाले विलयन का और फिर कोशिका का जो विलयन है, यानी कोशिका द्रव्य, कोशिका रस जो है, इसकी सांद्रता और इस वाले विलयन की सांद्रता दोनों बराबर है, तो फिर ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे, सम परासरी विलयन कहेंगे। लेकिन वही चीज अगर देखा जाए अति परासरी विलयन में, तो हम बोलेंगे दैट वैसा विलयन जिसकी सांद्रता जो होती है, वैसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका के विलयन की सांद्रता से, कोशिका के विलयन की सांद्रता से अधिक होती है, सांद्रता से अधिक होती है, ठीक है, अधिक होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अति परासरी विलयन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये वाला जो विलयन है, इसकी सांद्रता कोशिका की सांद्रता से अधिक हो जाए, यानी इसकी सांद्रता अधिक हो जाएगा, तो इस विलयन को हम क्या कहेंगे, अति परासरी विलयन कहेंगे। अब देखिए, यहाँ पे सारे विलयन में परासरी शब्द जुड़ा हुआ है। तो परासरी शब्द जुड़ा है, यानी यहाँ पे परासरण की प्रोसेस से इसको समझना होगा। तो परासरण की जो प्रक्रिया होती है, आपको पता है, हम पिछले वीडियो में भी इसको समझाए हैं कि परासरण की प्रक्रिया में क्या होता है कि जब किसी द्रव को, जब किसी विलयन को हम करते क्या है, कोशिका झिल्ली के माध्यम से प्रवेश कराया जाता है, तो होता क्या है, कम सांद्रता वाले क्षेत्र से, कम सांद्रता की क्षेत्र से अधिक सांद्रता की क्षेत्र की ओर गति करता है। यानी परासरण के क्रिया में
मतलब जो विलयन के कण होते हैं, चाहे वो किसी भी विलयन का कण हो, वो किसी भी विलयन का कण कम सांद्रता की क्षेत्र से अधिक सांद्रता की क्षेत्र की ओर ये गति करता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाता है। तो अल्प पराश्रय विलयन, अब खुद से सोचिए कि अब ये नया क्वेश्चन क्रिएट होगा कि क्या होता है जब किसी कोशिका को अल्प पराश्रय में या सम पराश्रय में या अति पराश्रय विलयन में डाला जाता है तो उसका कोशिका पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहली चीज हम जानेंगे कि जब किसी कोशिका को अल्प पराश्रय विलयन में डालेंगे तब क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि ये वाला विलयन है अल्प पराश्रय, तो अगर इस कोशिका को हम उठाकर अल्प पराश्रय, मान लीजिए कि यहाँ इस कोशिका में हम इसमें हम क्या कर दिए कि ये अल्प पराश्रय विलयन में हम किसी कोशिका को डाल दिए, तो किसी कोशिका को जब अल्प पराश्रय विलयन के अंतर्गत रखेंगे तो ये जो बाहर वाला विलयन आपको दिख रहा है इसकी सांद्रता क्या है, कम है। बाहर वाले विलयन का सांद्रता कम है लेकिन कोशिका की सांद्रता क्या है, अधिक है। कोशिका का जो विलयन है उसकी सांद्रता अधिक है, क्योंकि अल्प पराश्रय विलयन का मतलब ही वही होता है कि वैसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका के विलयन की सांद्रता से कम हो। तो इसका सांद्रता कम है, इसका अधिक है। तो परासरण की क्रिया में क्या होता है, जो कम सांद्रता वाला क्षेत्र होता है, कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर विलयन का कण गति करता है। तो ये जो बाहर वाला विलयन है, इस विलयन का कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर आएंगे, इधर गति करके अधिक सांद्रता की ओर क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे, जिसके चलते जल हो चाहे कोई दूसरा विलयन हो, जल की मात्रा इस कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली में प्रवेश करने लगेगा। और कोशिका झिल्ली के अंदर जब बहुत अधिक जल प्रवेश कर जाएगा और तो होगा क्या कि यह कोशिका जो होगा फूल जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जब किसी कोशिका को अल्प पराश्रय विलयन में रखा जाता है तो उस कोशिका पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वह कोशिका जो होता है वह फूल जाती है, कोशिका फूल जाती है। और फूलना स्वाभाविक है क्योंकि इस कोशिका का सांद्रता जो है क्या है, अधिक है, और बाहर वाला विलयन की सांद्रता कम है, तभी उसको अल्प पराश्रय विलयन कह रहे हैं। और कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जल प्रवेश करता है, जिसके चलते कोशिका के अंदर जल की मात्रा बढ़ जाती है और कोशिका फूल जाती है। वहीं अगर सम पराश्रय विलयन की बात करें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये कोई विलयन है और इस विलयन के अंदर हम क्या करें, किसी कोशिका को डाल दिए, इस विलयन के अंदर किसी कोशिका को डाल दिए, लेकिन इस विलयन की सांद्रता और कोशिका की सांद्रता दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है। तो ये तो समपराश्रय विलयन हो, जब दोनों बराबर है तो आप जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस से सोचिएगा, दोनों बराबर है तो हम क्या बताए हैं, परासरण में क्या होता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति होता है। लेकिन इसका तो दोनों का सांद्रता बराबर है तो इसमें गति नहीं होगा, बिकॉज दोनों की सांद्रता क्या है, इक्वल है। इसलिए जब ऐसा होता है कि जब समपराश्रय विलयन में किसी कोशिका को डालते हैं तो इसलिए इस कोशिका में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ना फैलेगा ना सिकुड़ेगा, बिकॉज इसमें दोनों का सांद्रता इक्वल होने के चलते विलयन के कण उतना गतिशील नहीं होता है, ठीक है, जिसके चलते इसमें जल अधिक मात्रा में जल इसमें प्रवेश नहीं कर पाता है। इसलिए क्या होता है, समपराश्रय विलयन में किसी कोशिका को डालने पर उस कोशिका में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन वहीं अगर अति पराश्रय विलयन की बात करें, जैसे मान लीजिए कि ये कोई विलयन है और ये विलयन क्या है, अति पराश्रय विलयन है, और अति पराश्रय विलयन में हम किसी कोशिका को डाल देते हैं तो अति पराश्रय विलयन जो होता है, ये जो बाहर वाला विलयन है इसकी सांद्रता अधिक है, लेकिन ये जो कोशिका अंदर दिख रहा है इस कोशिका की सांद्रता कम है। और आप सबको पता है कि परासरण में क्या होता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति होता है। तो कोशिका की सांद्रता कम है और बाहर वाला विलयन की सांद्रता अधिक है, तो कोशिका के अंदर से जल वगैरह निकलने लगेगा, और बिकॉज कम सांद्रता है इसका और ये बाहर वाला जो विलयन है इसकी सांद्रता अधिक है, तो कम से अधिक की ओर जाता है, तो ये कम में से अधिक की ओर जल क्या होगा, निकलने लगेगा, यानी कोशिका द्रव्य से जल या अन्य पदार्थ बाहर की ओर निकलने लगेगा, जिसके चलते कोशिका के अंदर का जो मटेरियल है वो कम हो जाएगा। और यही इफेक्ट होता है कि कोशिका जो है सिकुड़ जाती है। मतलब ऐसी स्थिति में जब अति पराश्रय विलयन में कोशिका को हम डालेंगे तो कोशिका से बहुत सारा जल निकल कर और अति पराश्रय विलयन में फैल जाएगा, ठीक है। यही कारण है कि कोशिका क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो आपको ये चीज इसमें केयर करना है। तो देखिए पराश्रय विलयन 3 प्रकार का हुआ, तीनों को समझाया और तीनों में कोशिका को डालने पर क्या इफेक्ट होता है इस चीज को हम बता दिए। अब इस चीज को अगर आपको लिखना है, कॉपी पे नोट करना है, तो आप कैसे नोट करेंगे इसको भी हम बता देते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि पराश्रय विलयन जो होता है ये निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है, जिसमें 1 नंबर क्या है, अल्प पराश्रय विलयन। इसमें डैश देकर आप लिखेंगे कि वैसा विलयन जिसकी सांद्रता
कोशिका के विलयन की सांद्रता से कम हो उसको अल्प पराश्रय विलयन कहते हैं। और जब अल्प पराश्रय विलयन में किसी कोशिका को डाला जाता है तो वह कोशिका फूल जाती है। अब इसके बाद आप लिखेंगे दूसरा सम पराश्रय विलयन, और इसमें आप डैश देकर लिख सकते हैं कि वैसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका के विलयन की सांद्रता के बराबर होती है उसको समपराश्रय विलयन कहते हैं। और ऐसे विलयन में जब किसी कोशिका को डाला जाता है तो उस कोशिका में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर आप तीसरा लिखेंगे अति पराश्रय विलयन, यानी वैसा विलयन जिसमें जिस विलयन की सांद्रता उस कोशिका के विलयन की सांद्रता से अधिक होता है उसको अति पराश्रय विलयन कहते हैं। और ऐसे विलयन में किसी कोशिका को डालने पर वह कोशिका सिकुड़ जाती है। तो ये पराश्रय विलयन वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब आइए आपको समझाते हैं विसरण और परासरण का दैनिक जीवन में क्या महत्व है। तो देखिए विसरण और परासरण के क्या महत्व है इसको हम लोग जानेंगे। यहाँ 5-6 पॉइंट्स को हमें समझना है। तो सबसे पहले कहा जा रहा है 1 नंबर, विसरण के द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान कोशिका और बाहरी वातावरण के बीच होते रहता है। जैसे मान लीजिए कि कोई पौधा है और ये किसी पौधा का मतलब तना है, ठीक है, तो इस तना में जो सेल वगैरह यहाँ पे पाया जा रहा है, जो सेल्स वगैरह इसमें है, तो इस सेल में और ये जो बाहरी वातावरण है, मतलब बाहर जो ये वातावरण है, बाहर के वातावरण से मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन ये ऑब्जॉर्ब करेगा, ये कोशिका खींच लेगा, या फिर इधर से जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेज होगा यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ होता क्या है कि विसरण की प्रक्रिया द्वारा पौधों की जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं से और बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन का आदान प्रदान होते रहता है, यानी ये गैसेज छोड़ेगा या गैसेज को अवशोषित भी करेगा। तो ये विसरण के द्वारा ये पॉसिबल होता है वातावरण से कोशिकाओं में, कोशिकाओं से वातावरण में गैसों का आना जाना विसरण के द्वारा ही संभव हो पाता है। इसलिए विसरण का प्रोसेस पौधों में किया जाना जो है काफी आवश्यक होता है। फिर इसके बाद आगे चलें तो दूसरा पॉइंट आप इसको समझिए। दूसरा पॉइंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वाष्पोत्सर्जन में जलवाष्प का बाहर निकलना विसरण द्वारा ही संभव होता है। तो यहाँ पे एक नया शब्द है वाष्पोत्सर्जन। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। तो आप सबको पता है कि पेड़ पौधे जो होते हैं ये अपना भोजन बनाने के लिए पेड़ पौधों में जो नीचे जड़ गया रहता है अपने जड़ के माध्यम से ये जल को ग्रहण करते हैं, यानी इनका जड़ जो नीचे तक गया रहता है अपने जड़ के माध्यम से ये जल को ग्रहण करते हैं और इस जल को पहुंचाते हैं अपने पत्तियों के पास। यानी पेड़ पौधों में ऊपर जो पत्तियां होती है जड़ से जल को ग्रहण करके और इस जल को कहाँ लेकर जाते हैं, पत्तियों में। और पत्तियों में जब जल पहुंचता है तो वहां पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी पौधों को भोजन बनाने का प्रोसेस पत्तियों में कंप्लीट होता है। तो लेकिन जो पौधे नीचे से जल को ग्रहण करते हैं ना उसका मात्र 10% भाग, यानी जितना जल खींचे उस जल का मात्र 10% भाग ही पत्तियों में यूज हो पाता है, भोजन बनाने में यूज हो पाता है। तो बाकी का 90% जल का होता है, ये सोचने वाली बात है। तो बाकी का जो 90% जल है वो जिस रास्ते से नीचे से ऊपर गया रहता है उसी रास्ते से नीचे आकर फिर मिट्टी में नहीं मिल जाता है। बाकी का जो 90% जल होता है वो पत्तियों के माध्यम से ही निकल कर और वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में मिल जाता है। बात समझे? मेरे कहने का मतलब ये है कि पौधे अपने जड़ के माध्यम से जल को ऑब्जॉर्ब करते हैं भोजन बनाने के लिए, उस जल को पत्तियों में भेजते हैं, लेकिन पत्तियों में उस जल का मात्र 10% भाग ही यूज हो पाता है। बाकी का जो 90% भाग होता है वो पत्तियों से बाहर निकलकर जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में मिल जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन में हुआ क्या कि पेड़ पौधों की पत्तियों से जल बाहर निकला, तो पेड़ पौधों की पत्तियों की जो सांद्रता वो अधिक है और बाहर जो वायुमंडल उसकी सांद्रता कम है, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जल का प्रवाह हुआ। तो इसी प्रक्रिया को हम विसरण कहेंगे। तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में जो जलवाष्प पेड़ पौधों से बाहर निकलता है ये किस क्रिया द्वारा संभव होता है, विसरण की क्रिया द्वारा ही संपन्न होता है। तो आपको यह भी चीज याद रखना है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि कोशिका को अपने बाहरी वातावरण से पोषण ग्रहण करने में, जैसे मान लीजिए कि कोई भी जैसे कोई एक कोशिकीय जीव है, बहुत सारे कोशिकीय जीव होते हैं जिनके शरीर की संरचना काफ़ी सिंपल होती है, या बहुकोशिकीय जीवों में भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनका शरीर काफ़ी सरल होता है, जिनके जैसे मनुष्य में क्या होता है कि मुख पाया जा रहा अलग अलग प्रकार के ऑर्गेन से जिसके सहायता से हम भोजन ग्रहण करते हैं या अपने पोषण को प्राप्त करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कोशिकीय जीव है, छोटे छोटे जीव हैं जिनमें प्रमुख अंग नहीं पाया जाता है जिसके माध्यम से भोजन ग्रहण करे, भोजन पचाए। तो उसमें पोषण ग्रहण करने की जो क्रिया है वो विसरण के द्वारा ही हो जाता है। जैसे होगा क्या, मान लीजिए कि ये कोई जीव है तो कोई घुला हुआ पदार्थ है, जैसे कोई भी
जैसे छोटे छोटे जो कीटाणु होता है, बैक्टीरिया वगैरह होता है, वो क्या करता है, छोटा छोटा बैक्टीरिया वगैरह, छोटा छोटा कवक या कीटाणु वगैरह होता है, वो जो मृत पेड़ पौधे होते हैं, मरे हुए पेड़ पौधे या फिर मरे हुए जीव जंतु, उसके शरीर पर जाके वो लग जाते हैं और उनके शरीर में जो घुलित कार्बनिक पदार्थ होता है, वह घुलित कार्बनिक पदार्थ अपने आप इस एक कोशिकीय जीव के शरीर के सतह पर जाता है और विसरण के द्वारा ही उसको क्या करता है, अपने शरीर के अंदर की ओर ऑब्जॉर्व कर लेता है, जिसके चलते इसके पोषण की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, एक कोशिकीय जीव हैं, जिसमें पोषण ग्रहण करने की प्रक्रिया जो है विसरण की क्रिया द्वारा ही संपन्न हो जाता है। तो विसरण का बड़ा महत्व है। वहीं अगर बात करें तो देखिए, पौधे जो होते हैं, जैसे पेड़ पौधों में नीचे तक जड़ गया रहता है, जड़ जो उसका होता है वो नीचे तक गया रहता है, और जड़वा जो नीचे तक गया रहता है, जड़ में से पतली पतली धागे की जैसी ऐसी रचना निकली हुई रहती है। तो जड़ में से जो पतली पतली धागे की जैसी रचना निकली होती है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, मूल रोम कहते हैं। तो पौधे अपने मूल रोमों के द्वारा जल को ग्रहण करते हैं, अपने मूल रोमों से, माने मिट्टी के अंदर से मूल रोम से जल को ऑब्जॉर्व करते हैं। तो मिट्टी के अंदर जो सांद्रता होती है वो कम होती है, लेकिन जड़ के अंदर की सांद्रता अधिक होती है। तो इसलिए अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जल जो है गति करता है, तो इसको परासरण कहेंगे। और इसलिए परासरण की क्रिया द्वारा ही पौधे क्या कर लेते हैं, अपने मूल रोमों से जल को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। आगे चले तो पौधों में, अब देखिए पत्तियों में खाना बनेगा, पत्तियों में भोजन बन गया, यानी खाद्य पदार्थ का निर्माण कहाँ हुआ, पत्तियों में। तो पत्तियों में जो खाद्य पदार्थों का निर्माण होता है, पेड़ पौधे पत्तियों से उस खाद्य पदार्थ को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं, जड़ में, टहनियों में, तना में, अलग अलग भाग में पहुंचाते हैं। और अलग अलग भाग में इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, इसका वितरण जो होता है, वह परासरण के सिद्धांत द्वारा ही संभव हो पाता है। यानी पेड़ पौधों में पत्तियों में जो भोजन का निर्माण हो रहा है उसको अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाना है, वितरित करना है, तो वो भी परासरण के द्वारा ही संभव है। फिर इसके बाद रंध्रों का खुलना। देखिए पत्तियों के अंदर ना, पत्तियों में कुछ छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और इन छोटे छोटे छिद्रों को रंध्र कहा जाता है। तो रंध्र खुलता है जब कोई गैसेज वगैरह बाहर निकालना होता है, रंध्र फिर बंद हो जाता है, या फिर कोई गैसेज वगैरह ऑब्जॉर्ब करना होता है तो रंध्र खुलता है, गैस आता है, फिर रंध्र बंद हो जाता है। तो रंध्रों का खुलना या बंद होना ये भी विसरण और परासरण के सिद्धांत पर ही डिपेंड करता है, विसरण की प्रक्रिया पर ही निर्भर करता है, रंध्रों का खुलना चाहे रंध्रों का बंद होना वगैरह। ठीक है, तो विसरण और परासरण का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसका महत्व भी आप समझ गए। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में क्लास 9 का जो भी मतलब सब्जेक्ट्स, क्लास 9 में जो भी टॉपिक्स हमें पहला चैप्टर में पढ़ना था वो सब कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराएंगे। इसके जो जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको हम दिखाएंगे कि ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम के पर्पस से इंपॉर्टेंट है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है, तो उसको हम लोग लिख कर और बढ़िया से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को समझेंगे।